मेकिंग इंडिया ग्रेट, ये आज की किताब है जिस पर हम बातचीत करेंगे। इसकी ऑथर बहुत ही नामवर हस्ती डॉक्टर अपर्णा पांडे जी के साथ, और इस किताब का सब टाइटल है द प्रॉमिस ऑफ अ रिलक्टेंट ग्लोबल पावर। इसका टाइटल और सब टाइटल दोनों अपनी जगह पे पूरी दास्तान बताते हैं। किताब पढ़ने वाली है। मैंने ये किताब रिसेंटली ख़त्म की, आपको भी रिकमेंड करूँगा। हो सकता है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पर ये किताब आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल जिसे कहते हैं रीड है हमारे लिए, हम सब भारतीयों के लिए। हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है, रियलिस्टिक होकर पढ़ना है, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से अबव होकर। और डॉक्टर अपर्णा पांडे जो इंडिया इनिशिएटिव की डायरेक्टर हैं हडसन इंस्टीट्यूट में, बहुत ही नामवर मुबस्सर हैं। आपकी कमेंट्री दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स में छपते रहते हैं, और इस किताब पे भी अमेरिका के, यूरोप के बहुत बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने बातचीत की। आज मैं चाहता हूँ कि ये किताब, बहुत ही अहम किताब, हमारे हिंदी दुनिया तक पहुँचे, वो उसको पढ़े और उस पर गौर करें। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर अपर्णा पांडे जी का। धन्यवाद गोरा साहब, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातें करके, और धन्यवाद इतनी प्रशंसा करने का। नहीं, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ये बताइए कि ये किताब आपने उन दिनों लिखी जब मेक अमेरिका ग्रेट, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूरे का पूरा नैरेटिव था अमेरिका में, तो आपके जहन में ये नैरेटिव था, ये क्या था जब किताब आप लिख रही थी? ये किताब ऐसे एक्चुअली मेरी ये तीसरी किताब है। तो जो मैंने अपनी पिछली किताब लिखी थी फ्रॉम चाणक्य टू मोदी, तो उसमें मैंने भारतीय विदेश नीति के बारे में लिखा था कि वो कैसी पनपी, कौन कौन प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, धारणाएं क्या हैं विदेश नीति की। तो उसको लिखते समय मुझे ये लगा कि भारत, भारतीयों और बहुत सारे देश के लोगों को ये हमेशा अपेक्षा लगी, हमेशा डिज़ायर रहा है कि भारत विश्व में एक शक्तिशाली देश बने, एक स्ट्रॉन्ग देश बने, भारत एक ग्लोबल पावर बने। और ये 70 साल से चल रहा है। भारत एक 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन ये 72 साल पुराना देश है। और भारतीयों को हमेशा लगा है, और भारतीयों के दोस्तों को हमेशा लगा है कि भारत ग्रेट क्यों नहीं बना है। हमेशा हमें राइजिंग पावर कहते हैं, टू बी ग्रेट पावर, फ्यूचर ग्रेट पावर, टू बी ग्लोबल पावर, लेकिन हम हमेशा टू बी रहते हैं, राइजिंग रहते हैं। हम शक्तिशाली क्यों नहीं बने हैं? तो इसलिए मैंने सोचा मैं किताब ये लिखूं और उसमें देखूं कि इसमें विदेश नीति ही नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स भी, इसमें मिलिट्री और डिफेंस पर भी, इसमें सोशल इश्यूज पर भी, इसमें जो वो कहते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी की, एक मुल्क कैसे सोचता है कि अगले 50-100 साल में मैं बड़ा बनूंगा, मैं विशाल बनूंगा। तो ये मैंने किया कि देखूं कि ऐसा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत को शक्तिशाली बना सकती हैं, और क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रोकती हैं हर बार कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं कुछ होता है और हम वो आखिरी पड़ाव नहीं क्रॉस कर पाते, हम हमेशा थोड़े कम रह जाते हैं। जिसे कहते हैं, हिंदी का एक एक्सप्रेशन है कि एक आंच की कसर रह जाती है। बिल्कुल, एक आंच की कसर रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने जो बातें की वो आपके असल में आपकी किताब के चैप्टर्स हैं। एंशिएंट कल्चर एंड मॉडर्न टाइम्स, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक पोटेंशियल, जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी। इस पे भी हम थोड़ा थोड़ा आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपने कहा कि वो जो एक आंच की कसर रह जाती है, जो टू बी का सिर्फ मामला रह जाता है, और वो आपकी किताब का सब टाइटल हमें बताता है द प्रॉमिस ऑफ अ रिलक्टेंट ग्लोबल पावर। वैसे तो जो हमारे व्यूअर्स आपकी किताब पढ़ेंगे उनको ये बात समझ आएगी। मैं थोड़ा सा आर्गूमेंट भी आपसे आगे जाके करूँगा, लेकिन ये जो है रिलक्टेंट ग्लोबल पावर का जो एक परसेप्शन है, जो टू बी का है, एक आंच की कसर का है, किताब पढ़ने वालों को तो पता चलेगा, लेकिन ज़रा आज हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि ये क्या परसेप्शन है। परसेप्शन ये है कि आप ये देखें ना
कि भारत दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस देश है चीन के बाद। अगले 10-15 साल में हम सबसे बड़ा मुल्क बन जाएंगे पॉपुलेशन की तरफ से। थोड़ी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कम हुई है कोविड के कारण, जैसे बाकी दुनिया में हुई है, लेकिन पिछले 10-15 साल से भारत की जो इकोनॉमी है वो 6%, 7%, 8% पर ग्रो किया है। तो लोग कहते हैं कि 2025 से 2030 तक भारत विश्व के टॉप 3 इकोनॉमीज में बन जाएगा। भारत की जो आधी जनता है वो लगभग 500 मिलियन लोग, वो भारत का लेबर फोर्स है, जो दुनिया में सबसे बड़ा लेबर फोर्स है। भारत नंबर 4 रैंक पे है ग्लोबल मिलिट्री फायर पावर में। भारत एक न्यूक्लियर आर्म वेपन्स कंट्री है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। तो हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है। विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क, एक दो को छोड़ करके, ये चाहते हैं कि भारत शक्तिशाली बने। तो ऐसा क्यों है कि स्वाधीनता के 72 साल बाद भी हम वो ग्रेट पावर नहीं बन पाए हैं? कुछ न कुछ तो होता है जो हमें रोकता है, जो हमारी इतनी ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री पावर, डेमोक्रेटिक और जो हमारा डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर है दुनिया में, उसके बावजूद हम ग्रेट पावर क्यों नहीं है? तो इसलिए मैं रिलक्टेंट कहती हूँ कि हमारे पास है, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ग्रेट पावर बना सकती हैं, लेकिन उन सब में कुछ न कुछ हमें पीछे खींचता है, कुछ न कुछ हमें रोक देता है हर बार। जो कुछ न कुछ पीछे खींचता है, जो रोक देता है, वो मोटी मोटी चीज़ें क्या आपको समझ आती हैं? तो हर एरिया में थोड़ा बहुत है। मैं अपने, जैसे मैंने किताब में चैप्टर्स का रखे हैं, उसी के हिसाब से मैं चलूँगी। तो अगर सबसे पहले हम जाएं तो जैसे मैंने कहा, भारत एक 5000 साल पुराना मुल्क है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता 5000 सालों से चली आ रही है। हम और चीन के अलावा 2 ही ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे संस्कृति, सभ्यता, इतिहास 5000 से चलता आ रहा है, 5000 साल से। भारत का एक सॉफ्ट पावर है, भारत का एक विश्व में एक नाम है, और नाम इसलिए है कि वो एक पुरानी सभ्यता है। वो 72 साल पुराना एक मुल्क है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्लूरलिज्म है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत डाइवर्स है, रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कॉलोनियल स्टेट्स थे, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट बने तो उसके बाद उनके यहाँ मिलिट्री कू हो गया, उनके यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो गई, उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आई। भारत ऐसा नहीं है, भारत यूनिक है, भारत फ़र्क है। हमने डेमोक्रेसी 72 साल की रखी है। हमारे यहाँ आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, आप तब भी कुछ जो भी चाहे आप बन सकते हैं। भारत दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि वो फ़र्क है बाकी देशों से। लेकिन जैसे होता है पुराने सभ्यताओं में, एक हमेशा एक ये होती है कि जब आप भिन्न भिन्न लोगों के साथ रहते हैं तो एक होता है कि आप भिन्नता को अपना प्रतीक बनाएं, अपना सिंबल बनाएं, और एक होता है कि आप भिन्नता को कहें कि नहीं, इसमें से कुछ ही हमें पसंद है, कुछ ना पसंद है। तो 5000 साल के हमारे इतिहास में हम हमेशा जो मैं कहती हूँ 2 स्ट्रैंड्स रहे हैं, 2 भावनाएं रही हैं। एक ये कहता है कि भारत जितना भिन्न रहेगा उतना भारत और पनपेगा, और एक ये है कि नहीं, भारत की एक भाषा, एक धर्म, एक ही इतिहास है, उसी को आगे बढ़ना चाहिए।
और ये दोनों धारणाएं हमेशा एक दूसरे से उलझती रही हैं। जो मैं कहती हूँ वो ये है कि भारत की मेरे हिसाब से भारत तभी पनपेगा जब भारत भिन्न विचार, भिन्न लोग, भिन्न धर्म और भिन्न भाषाओं को पनपने देगा। क्योंकि जितना आप भिन्नता को दबाओगे उतनी आपके यहाँ दिक्कतें होंगी। तो सोशल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है एक 1.2 बिलियन कंट्री जिसमें रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं और जो डेमोक्रेसी रहना चाहती है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें भी इसके साथ थोड़ा अपनी सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें आगे जाकर के दिक्कतें होंगी। आपने सही इशारा किया कि 1.3 बिलियन ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है भारत की, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, भाषाएं हैं। अगरचे एक यूनिफाइड कल्चर है जो भारतीय कल्चर है, भारतीय कल्चर वो अपनी जगह पे एक बहुत ही बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है, वो अपनी जगह पे। लेकिन बात हम थोड़ी सी इकॉनमी से छेड़ते हैं। चूँकि आपने अपनी किताब में इकॉनमी पर बहुत फोकस रखा और रखना भी चाहिए था, इसलिए कि घर हो, नेशन हो, परिवार हो, इकॉनमी इज़ द बैकबोन। एब्सोल्युटली ठीक है। इस सर्कमस्टांसेस में हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ख़ास तौर पर दूसरी सरकार अब चल रही है, उसमें कुछ ग्राफ नीचे आया, क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी उनको। लेकिन ये सब प्री कोविड बातें हैं। अभी देखिए कोविड आपके सामने और हमारे सामने कोई 8-10 महीने की कहानी है। इसने जैसे दुनिया को ही बदल दिया है। तो क्या आपको लगता है कि पहले कोविड से पहले जो ग्राफ नीचे आ रहा था वो सैचुरेशन की वजह थी या पॉलिसीज की वजह थी? और कोविड के बाद दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, कोविड के बाद क्या सिचुएशन बदलेगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं। जी गोरा साहब, तो ये मेरे हिसाब से भारत बदल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको याद होगा हमारी इकोनॉमी इसलिए ग्रो कर रही है इस समय कि 1990-1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली थी, जो हम कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। उसके पहले हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। जब हमने खोला उसको 1991 में, तो उसके बाद से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6%, 7%, 8%, ऑलमोस्ट 9% तक पहुंच गई थी। लेकिन हमेशा इकोनॉमिस्ट कहते आए हैं कि भारत को वो सेकेंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स करने हैं। जो पहले किए थे 1990-91, वो पिछले 30 साल में उन्होंने मदद की है, लेकिन अब जो नेक्स्ट 30 साल है उनके लिए हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और करने हैं। और वो सरकारें जानती हैं जो ज़रूरी हैं। वो एक ये बेसिक क्या होता है, जब आप इकोनॉमी को ग्रो करते हो तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे लैंड। आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, आपको ज़मीन खरीदनी है, तो भारत को लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो पहले भी दिक्कत थी, अभी जो बिल है वो भी दिक्कत करता है परचेस करने में लैंड में। तो लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स चाहिए। दूसरा होता है लेबर। आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पोटेंशियल क्या हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हमारे लोग हैं। 500 मिलियन लेबर फोर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप तभी लोगों को हायर कर सकते हैं और जॉब दे सकते हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में आप एम्प्लॉय करें। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो लेबर लॉज अभी भी चलते आ रहे हैं वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को सूट नहीं करते, वो स्मॉल स्केल को सूट करते हैं। तो लेबर मार्केट में भी रिफॉर्म्स चाहिए। और तीसरा होता है फाइनेंस, राइट? ज़मीन, लोग और पैसा। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी रिफॉर्म्स चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है मार्केट में आजकल। प्री कोविड भी कम हो गया था और अब कोविड के बाद भी है। तो जो भाई बैंक्स हैं, तो ये 3 रिफॉर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं। और ये 3 रिफॉर्म्स में अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो पोस्ट कोविड जो वो बूस्ट होता है मार्केट का और इकोनॉमी में पड़ता है, जब लोग बाहर जाते हैं, खरीदते हैं, खर्च करते हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन उसको रिफॉर्म्स चाहिए, उसको बेसिक रिफॉर्म्स चाहिए। बाकी रिफॉर्म्स तो हैं
जो करने, जैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अभी उन्होंने किया है, लेकिन ये बेसिक रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि पहली कि एक इकोनॉमी ग्रो करे इंटरनली, दूसरा जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है वो आए। आपका दूसरा जो प्रश्न था कि ये पहले की बात है कि ये कोविड है, तो ये चीजें पिछले 4-5 सालों से चली आ रही हैं। 2014, 15, 16 में इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 7-8% थी। तब से हर साल थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि मार्केट को रिफॉर्म चाहिए। मार्केट कहता है आप रिफॉर्म करो तो फिर हम ग्रो करेंगे। यानी सैचुरेशन हो गई थी या रिफॉर्म्स हाँ, नहीं थी? दोनों थी बातें? तो दोनों बातें थी, सैचुरेशन भी हो गई थी और रिफॉर्म्स भी चाहिए थे। तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, जब आप कोविड के बाद आप खोलेंगे तो मार्केट एकदम कूदती है ना, क्योंकि आपने सब बंद कर दिया था। तो थोड़ा बहुत तो मार्केट कूदेगी, 2-3-4%। लेकिन इंडिया को 2-3-4% तो नहीं चाहिए। हम अमेरिका नहीं है कि 2-3-4% में ठीक होगा। हमें तो 6% से कम में, हम अपनी अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी 6% से ज्यादा तो हमें दिक्कतें हो जाएंगी। हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमें लोगों को पॉवर्टी से अभी भी निकालना है, तो हमें 6-7-8% चाहिए, हमें 2-3% नहीं चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत अहम आपने बात की। आपका एक चैप्टर जो अगला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंशिएंट कल्चर एंड मॉडर्न टाइम्स। आपने दोनों बातें एक साथ की हैं। हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं, जो ख़ासतौर पर डायस्पोरा, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बसता है, मुझ समेत, मैं भी खुद को अपने आप को भारतीय कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हमें एक हर्ट फीलिंग है। वो जो एक कॉलोनियल जो है, टू कॉलोनियल जो हमारे ऊपर गुजरी है चोरियाँ, एक तो ये इस्लामिक इन्वेजन की ओवर द पीरियड ऑफ कपल सेंचुरीज़, और फिर ये ब्रिटिश राज की। उसके बाद हम निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी वही एंशिएंट कल्चर को याद करके मॉडर्न टाइम में आएँ। कोई बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है कि जो हमें इमोशनल कम करे और हमारी स्पीड भी तरक्की की ना रोके? तो बीच का रास्ता होता है हमेशा, जो आपने अगर सजेस्ट किया अपनी बुक में, लेकिन हम चाहते हैं कि बताएं अपने व्यूअर्स को। बीच का रास्ता होता है। और ये मैं ऐसे कहूंगी, जैसे आपको ऐसे कहूंगी जैसे कि जो हमें अपने पूर्वजों ने, हमारे जो एंसेस्टर्स ने सिखाया है कि आप सॉर्ट ऑफ जो आपसे बड़े हैं उनकी आप सॉर्ट ऑफ उनको आप सही दर्जा दो, उनको आप रिस्पेक्ट करो। आप अगर भगवान में बिलीव करते हो तो बिलीव करो, आप जो खाना पीना पसंद करते हो वो करो। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये भी सिखाया था कि आप किसी और पे तो ये मत डालो, आप अच्छे बनो, आप अपना काम करो। और ये आप अपनी सभ्यता को, आप अपनी इतिहास को, आप अपनी संस्कृति को लेकर चलो। लेकिन जो दुनिया है वो बदल गई है। उस दुनिया में अगर आपको नाम बनाना है, उस दुनिया में अगर आपको अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने पूर्वजों का नाम और अपनी मुल्क का नाम, अपने घर का नाम बनाना है, तो आपको उस दुनिया के हिसाब से भी चलना होगा। और इसमें मैं 3 एग्जाम्पल दूंगी, मैं 3 उदाहरण दूंगी। भारत और कई सारे और जो मुल्क हैं, उनमें 50% पॉपुलेशन तो औरतों की है। कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री इस दुनिया में ग्रेट नहीं बना है, ग्लोबल नहीं बना है, जब तक आप उस 50% को पढ़ा करके नौकरी और जो वो चाहे नहीं करने दो। 1990s में ज्यादा औरतें काम करती थी भारत में वर्कफोर्स में, बनस्पत आज डिक्लाइन हुआ है, कम औरतें काम करती हैं। और ये सही बात नहीं है, ज्यादा औरतों को काम करना चाहिए, ज्यादा बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और फिर लेबर फोर्स में काम करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी तो संस्कृति ये कहती है कि सबको पढ़ाओ, संस्कृति ये कहती है कि वो सिविलाइजेशन
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था और जहां मदर गॉडेस होती थी, उस सिविलाइजेशन में, उस संस्कृति में, उस कंट्री में औरतों को भी काम करना चाहिए और औरतों को उतना ही बड़ा हिस्सा होना चाहिए उस मुल्क में जितना जितना मर्द हैं। दूसरा, हमारी हमारी कई सारी भिन्न भाषाएं नहीं, भिन्न धर्म में हैं और हर एक के कुछ कुछ ऐसे उसूल होते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको पसंद नापसंद है। आपको कुछ पसंद नापसंद है, मुझे कुछ पसंद नापसंद है, ठीक है। आप ये नहीं खाते, मैं वो नहीं खाती, लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ता और ना मुझे फर्क पड़ना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कहाँ जाते हैं। इसी से यही नई दुनिया है, यही दुनिया है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कि अगर आप कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं कनाडा में, मैं बैठी हूँ वॉशिंगटन यूएस में। अगर हम ये है कि अगर मैं ये कहूँ नहीं, मैं तभी इंटरव्यू दूंगी गोरा साहब को जब वो वॉशिंगटन डीसी मेरे घर आए और मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि मैं लैपटॉप और डिजिटल मीडिया में विश्वास नहीं करती। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में तो डिजिटल मीडिया ही काम करता है, तो हमें उसी के हिसाब से मैं जो चाहूं वो मैं कह सकती हूं, लेकिन मुझे इस मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, वो नई टेक्नोलॉजी कई बार दिक्कतें लाती है, कई बार परेशानियां लाती हैं, लेकिन हमें उस नई टेक्नोलॉजी को ऐसे एसिमिलेट या इंटीग्रेट करना चाहिए कि हम इतिहास रखें लेकिन टेक्नोलॉजी भी रखें। हम और इतिहासों को, सिविलाइजेशन को देखें। जापानियों ने क्या किया है? जापान, अगर जो लोग जापान जाते हैं वो देखते हैं अभी भी वो कई सारी चीजें उनकी हैं जो पुरानी हैं। वो जैसे उनके वो अपने माँ बाप की तारीफ करते हैं, माँ बाप की देखभाल करते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं या जैसे वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो पुरानी सभ्यता है उनकी, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं दुनिया में। तो हम अपनी वो सारी चीजें रख सकते हैं जो पुरानी है, लेकिन हम उनको अपने साथ, अपने अंदर रख के इस नई दुनिया में चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार पीछे देखेंगे, एक पुरानी फिल्म थी राज कपूर की, आपने भी शायद देखी होगी, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, उसमें गाना था ये। तो आगे देख के चलना है हमें पीछे देख के नहीं चलना। हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को दिल में रख के चलें आगे। जो हम पहनना चाहे पहने, जो खाना खाएं करें, लेकिन हम इस दुनिया के साथ साथ चलते रहें। तभी हम भारत को एक शक्तिशाली देश, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इस दुनिया में हमारा नाम होगा। देखिए, आपने बहुत ही बारीक बात की। इनफैक्ट आपने कहा कि हमें पीछे मुड़ के ही नहीं देखना, वो हम अपनी जो इतिहास है, जो अपनी सिविलाइजेशन है, उसको हम गले से ज़रूर लगाएं, उस पे हमें गर्व भी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। ये एक बहुत ही फाइन लाइन जो होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड जब भी होती हैं ज़िंदगियों की फ़िलासफ़ीज़, उनमें ये फाइन लाइन आती है। अब मैं ज़रा खुल के बात करना चाहता हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि हमें हर शोबे में अपने आप को ओपन रखना है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल की बात हो, चाहे हमारी अपनी सिविलाइजेशन से जुड़त की बात हो, हमें अपने आप को ओपन रखना। तो जो इस वक्त की सिचुएशन है, चूँकि आपकी बुक में इस पर काफ़ी डिबेट है, जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो इस वक्त की सरकार है, वो भी ये बातें करते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि कहीं कहीं एक्शन में कमी है। लेकिन ये एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि ऑपोजिशन बहुत वीक है। ऑपोजिशन ने भी जिस तरह की चीज़ें अब तक भारत को दी हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वो सारा, वो भी कोई इतना अच्छा मतलब वो भी मैं कहूँगा बैगेज अच्छा वाला नहीं है, वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी अपनी दिक्कतें भी होती हैं पॉलिटिक्स में, जो कि हर एक की होती हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये तो बहरहाल ये तो उनका टेन्योर है ही है, शायद इससे अगला टेन्योर भी उनका हो जाए, क्योंकि जिस तरह की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है। तो हमें तो सॉल्यूशंस गिवन सर्कमस्टांसेस में निकालने हैं। बिल्कुल निकालने। ठीक है। तो इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको लगता है, जो कि आपने अपनी किताब में डिबेट भी किया है, क्या आप सुझाव देंगी पॉलिटिशियंस को, समाज को, अगर आपको लगता है कि वो नहीं हो रहा तो वो आगे मूव ऑन करें, आगे की तरफ ज़्यादा देखें, पीछे की चीज़ों को सीने से लगाए हुए? तो मेरे 4-5 सुझाव होंगे गौरा साहब। जी ज़रूर। और जैसे मेरे चैप्टर्स हैं वैसे ही मैं एक एक सुझाव पर चैप्टर देते हुए जाऊंगी। जी। पहले वाले पे ये कहूंगी मैं, हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति रखनी है। मैं सिर्फ ये कहूंगी उसमें कि सभ्यता और संस्कृति जैसे सोसाइटी बदलती है, चीजें बदलती हैं। जैसे इस मुल्क में जिसमें मैं रह रही हूँ, वहां पे एक जमाने में होमोसेक्सुअलिटी नहीं मानी जाती थी। आपको याद होगा, बहुत सारे मुल्क थे दुनिया में जो कहते थे आप गे या लेस्बियन या जो भी है वो सरकार नहीं मानता। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि सिविल मैरिज या रेगुलर मैरिज भी हो सकती है किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, राइट? तो सोसाइटी बदली है, तो लॉज भी बदली हैं, सब कुछ बदला है उसके इर्द गिर्द। भारत में ये कहूंगी मैं, ठीक है, सोसाइटी जैसी है और जैसे बदलेगी, ठीक है, लेकिन सरकार को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ होना चाहिए। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबकी सरकार है, किसी एक की या दो की नहीं है। जिन्होंने उनको वोट दिए उनकी सरकार भी, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए उनकी भी सरकार है। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे जरूरी बात है। सोसाइटी, पहले वाले चैप्टर मेरा सुझाव है लॉ एंड ऑर्डर जरूर होना चाहिए। और इसमें मैं एग्जांपल ये दूंगी, वो यूएस का एग्जांपल दूंगी। आपको याद होगा, ये कुछ साल पहले की बात है, प्रेसिडेंट ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे। तो टेक्सास में एक बच्चा स्कूल में ले गया था एक बना करके क्लॉक, मुसलमान बच्चा था, और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रेसिडेंट ओबामा ने ट्वीट किया कि आप अपनी क्लॉक व्हाइट हाउस लेकर के आओ। तो कोई भी हर पुलिस थाने में नहीं हो सकता, हर सड़क पे नहीं हो सकता, लेकिन आप मैसेज भेज सकते हो कि सरकार क्या सही मानती है और क्या गलत मानती है। तो मैं सोचती हूं ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर और क्या सही क्या गलत ये हमेशा लीडर्स की तरफ से आता है। तो वो जरूरी है कि भारतीय लोगों को मालूम हो कि सही गलत, लॉ एंड ऑर्डर और लीडर्स हमारे क्या चाहते हैं। वो जरूरी है कहना, ताकि सोशल हार्मनी हो। ह्यूमन कैपिटल में हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी इंडिया हैज इज द इंडियन पीपल, इंडिया की ह्यूमन कैपिटल। तो और उसके लिए अभी भी मैं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट प्राइमरी स्कूल में बहुत जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सैनिटेशन, वाटर, स्वच्छ भारत अच्छी बात है, टॉयलेट्स अच्छी बात है, बट वी नीड मोर, बिकॉज इसके बिना जब तक आप बेसिक नहीं प्रोवाइड करोगे किसी को, उसके आगे वो आपका जो लेबर फोर्स है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, अगर वो बीमार पड़ते हैं, उनके पास प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है जाने के लिए, वो बेसिक लिटरेसी नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर वो बेसिक स्किल्ड फोर्स भी नहीं हो सकती जिसको कोई एम्प्लॉय कर सकता है। तो ज्यादा पैसा एजुकेशन और हेल्थ केयर में, और कोविड ने हमें सिखाया है, आप दुनिया में देखें, ज्यादातर जिन मुल्कों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर में, उनके ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं कोविड में, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज
उनके लोग सुनते हैं, मास्क पहनते हैं, और वो इतने पढ़े लिखे भी हैं और उनके पास बेसिक हेल्थ केयर भी है। तो मोर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा इन ह्यूमन कैपिटल, वो इसका मतलब है बजट में ज्यादा एलोकेशन दें ह्यूमन कैपिटल के लिए, बजट में ज्यादा एलोकेशन दें एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। तीसरी बात, इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म्स मुश्किल है, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पास हो सकते हैं तो फिर लैंड एक्विजिशन और लेबर मार्केट और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी सोचे जा सकते हैं और भी पास हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है। तो अगर वो कहेंगे कि ये रिफॉर्म ज़रूरी है, लोग मान जाएंगे और उनको ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लेगेसी होगी कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अगले 25-30 साल के लिए अच्छा बनाया। चौथा, मिलिट्री। इस साल कोविड ने ही नहीं भारत को हिट किया, चाइना ने भी किया है हमारे बॉर्डर पे, और ये चौथी बार है पिछले 8 साल में जब ये बॉर्डर इशू हुआ है, दूसरी बार है पिछले 3 साल में। हर बार चाइना आता है और थोड़ी सी टेरिटरी खींच के ले जाता है। उसके लिए हमें डिफेंस में पैसा डालना है। हम 1.6%, 1.6% ऑफ आवर जीडीपी इज स्पेंट ऑन मिलिट्री। हम ग्रेट पावर नहीं बन सकते गोरा साहब जब तक हम 3 या 4% नहीं डालें मिलिट्री में। हाँ, एक बार हमारी मिलिट्री को सब मिल जाए फिर हम उसको 1.6% पर ले आए, क्योंकि उस समय इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, लेकिन पहले 3-4% चाहिए ताकि बिल्डअप हो जाए। नहीं तो चाइना ये हर साल करता रहेगा, कभी यहाँ करेगा, कभी श्रीलंका में, कभी पाकिस्तान, कभी इंडियन ओशन में कहीं और, म्यांमार में, कभी साउथ चाइना सी में, और ये सब, ये जहाँ जहाँ चाइना जाता है वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से तो हमें इम्पैक्ट होता है। अगर वो जिबूती में जा रहा है, इसका मतलब है जो हमें तेल मिलता है गल्फ से, उस पर फर्क पड़ेगा। अगर वो इंडोनेशिया और आसियान में होता है तो वहाँ से हमें भी तो मलक्का स्ट्रेट चाहिए होते हैं। तो इसलिए चौथा मैं कहूँगी 1.6% से कुछ नहीं होगा, हमें धीरे धीरे ही हो, अगले साल 2% हो, फिर 2.5% हो, फिर 3% हो, लेकिन बढ़ाना है मिलिट्री पे। और आखिरी बात ये, और ये कोई वो नहीं है जो इनको अभी पॉलिसी करनी है, ये वो है जो वो जैसे किसी स्पीच में कह सकते हैं या सोच सकते हैं। जो मुल्क शक्तिशाली बनना चाहता है उसको इलेक्शंस के बारे में नहीं सोचना, उसको न स्टेट इलेक्शन न अगले 4 साल बाद वाले इलेक्शन के बारे में सोचना है। उसको ये सोचना है कि दुनिया में जो मेरा पड़ाव है, दुनिया में जो मेरा स्थल है, वो कैसे बनता है, अगले 5 साल में मुझे क्या दिक्कतें आएंगी, अगले 10 साल में कौन कौन मुझे मेरा राइवल बनेगा, अगले 20 साल में दुनिया क्या हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, स्पेस से दिक्कतें आएंगी, साइबर क्या करने वाला है, एआई से हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो जो चीज़ें लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम आप तो रोज़ अपना काम करते रहते हैं, ये बातें तो सरकार को सोचनी पड़ेंगी। ये बातें तो सरकार के जो एडवाइजर्स हैं, जो उनकी सारी बॉडीज़ बनी हैं, उनको सोचनी चाहिए कि 5, 10, 20 साल आगे दुनिया क्या होगी, हमें क्या, जैसे ये कोविड था, किसी ने तो कहीं ना कहीं सोचा होगा इसके बारे में कि अगर पैंडेमिक आया तो दुनिया में क्या होगा। तो ये है जो मैं कहूँगी। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि सिर्फ इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना होता, सोचना होता अगले 5 वर्षों में क्या होगा। मगर ये बात तो सिर्फ भारत पे ही हम नहीं अप्लाई कर सकते, खुद अमेरिका में आप देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जोर ही इलेक्शन पे है। कनाडा में मुझे इलेक्शन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता एजेंडा, हर चीज़ इलेक्शन के गिर्द रिवॉल्व होती है। सेम इज़ द स्टोरी इन मैनी कंट्रीज़, इन मोस्ट कंट्रीज़ इन यूरोपियन यूनियन। अच्छा, ये तो अपनी जगह पे ये सिचुएशन है। मैं आखिर में जो आपके साथ टच करूंगा, आपने थोड़ा सा टच भी किया जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी, जो आपके चैप्टर हैं मिलिट्री एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी।
देखिए, आपने चाइना को थोड़ा सा भी टच किया। ये वो बातें हैं जो आज तो मैं आपसे बातचीत सिर्फ किताब के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे व्यूअर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी जी के जी कॉन्टेक्स्ट में। ये बताइए कि इस वक्त चूँकि आप अमेरिका के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हैं और भारत के हवाले से सोचती हैं, और जी दोनों जी के जो अच्छे रिश्ते हैं उनके हवाले से, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। नई सरकार वहाँ आ रही है अमेरिका में, बिल्कुल। तो इस सारी सिचुएशन में जो जियो पॉलिटिक्स बनेगी भारत की और जो ग्रैंड स्ट्रेटजी बनेगी हाँ विद अमेरिका एंड यूरोपियन हाँ यूनियन एंड हाँ नाटोज, हाँ और चाइना का जो थ्रेट है और पाकिस्तान का जो जी थ्रेट है, जो अब जी इतना बड़ा प्रैक्टिकली नहीं रह गया, तो हाँ। कैसे आप देखती हैं इस चीज़ों को? तो मैं कहूँगी गोरा साहब, जो सबसे बड़ी, जो एक शब्द में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भारत के लिए, अमेरिका के लिए और दुनिया में कहीं, वो है द राइज ऑफ चाइना। पिछले 20 साल में चाइना ने ये किया है कि अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग कर ली है कि वो खुद ही स्ट्रांग नहीं है, वो हर मुल्क की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर आप और मैं तो इतने यंग है कि हमें याद है कि एक ज़माने में कोल्ड वॉर होता था और सोवियत यूनियन भी था एक मुल्क। लेकिन आप और मैं ये भी जानते हैं कि उसकी मिलिट्री और न्यूक्लियर स्ट्रांग थी, उसकी इकोनॉमी कभी स्ट्रांग नहीं थी। उसकी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड नहीं थी दुनिया के इकोनॉमीज में। ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ थी, बट उसके आगे नहीं थी। लेकिन चाइना ने सीख ली है सोवियत यूनियन की हार से कि दुनिया के हर कंट्री के, हर मुल्क के साथ चाइना का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। अमेरिका हो, भारत हो, यूरोपियन यूनियन हो, अफ्रीका का मुल्क हो, लैटिन अमेरिका का मुल्क हो, तो उसने अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग की है कि अब जो दिक्कतें आने वाली हैं वो ये है कि एक स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, well integrated China in every country of the world, militarily strong and present everywhere. स्पेस में चाइना है, साइबर में चाइना है, एआई में चाइना है, नेवी में चाइना है, एयरफोर्स, आर्मी, इंटेलिजेंस वॉरफेयर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत हम सबके सामने है वो चाइना का राइज है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हम सबके सामने है ये भी है कि हमारी जो इंटीग्रेशन है चाइना के साथ, हर मुल्क, लगभग हर मुल्क का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो जो दिक्कतें हम मैं देख रही हूं वो ये है कि अगर आप चाहते, ऐसा हुआ कि ताहिर कि गोरा साहब और मेरा सॉर्ट ऑफ ऐसा वो है, एक रिलेशनशिप है कि मैं अब किसी और चैनल के साथ जा नहीं सकती, मुझे सिर्फ यही देखना है, इसी पे बोलना है। अब जो डीकपलिंग कहते हैं वो करने में मुश्किल बहुत होगी। तो द राइज ऑफ चाइना के कारण मुश्किलें होंगी इकोनॉमिक, जैसे इंडिया कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली बढ़ानी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा कि अमेरिका से, जापान से, यूरोप से इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी जो मिलिट्री है। चाइनीज मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब बहुत स्ट्रांग है। तो और अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था। उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री भी उतने स्ट्रांग नहीं जितने वो उस समय थे। तो अमेरिका को अलायंसेस चाहिए, अमेरिका को पार्टनरशिप्स चाहिए। यूरोप हो, भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो क्वाड है उसकी पार्टनरशिप चाहिए, जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसकी पार्टनरशिप, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो। तीसरी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि कई बार ये, जब तक कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता, मुल्क स्पेशली डेमोक्रेसीज थ्रेट नहीं देखते। जो आप और मैं बात करते कि इलेक्शंस पे होता है ना, तो जब तक कोई आपके सरहद पे आके बैठ ना जाए, आपको तो नहीं मालूम कि कोई आपका थ्रेट है।
तो क्योंकि चाइना बार बार पिछले 8 साल में 4 बार आके बैठा है, इसलिए भारतीयों को मालूम पड़ रहा है। लेकिन चाइना से तो थ्रेट हमारा पूरा सदियों पुराना है। 1962 की वॉर थी, उसके पहले से दिक्कत चल रही है, लेकिन लोगों को उतना मालूम नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हर कोई रोज अपना काम करता है, घर जाता है, परिवार से मिलता है, मालूम तो पड़ता नहीं है। तो हर डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम यह है कि लोग चाहते हैं कि आप अंदर देखो, जितना आप अंदर देखोगे उतना आप बाहर का भूल जाओगे, उतना चाइना की राइज होती रहेगी और फिर दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत राइज ऑफ चाइना रहती है, और सबसे जो मुश्किल दूसरी वो होगी कि सारी डेमोक्रेसीज एकजुट होकर साथ काम करें। और ये याद रखें कि आप अंदर तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कर सकते हो जब आप दूसरों के साथ मिलजुल के करो, क्योंकि कोई भी एक मुल्क इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले सब कर सके। बहुत अहम बातें आपने की डॉक्टर अपर्णा पांडे जी। जी तो चाहता है कि आपसे हम बातें करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और व्यूअर्स जो मज़ीद डॉक्टर अपर्णा पांडे की सजेशंस को आप समझना चाहते हैं, उन पर आप अपनी राय भी देना चाहते हैं, आर्गूमेंट भी करना चाहते हैं, तो आप इनकी किताब अमेज़ॉन से उसकी जो हार्ड कवर है वो बाय करें या किंडल वर्जन बाय करें। फिर आपको डिबेट करने का और सोचने का ज़्यादा मज़ा आएगा। ये किताब अवेलेबल है, मेकिंग इंडिया ग्रेट। डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, मैं आखिर में चाहूँगा कि आज की हमारी गुफ्तगू को आप कैसे कंक्लूड करेंगी, जो बात आप समझती हैं कि हम दोनों मिस कर रहे हैं इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में, और इस किताब का जो कंटेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, आप कैसे इसको कंक्लूड करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी गोरा साहब कि जैसे आपने मैंने बात की, कई बातें हैं जो आप और मैं दोनों अग्री करते हैं, कई बातें जो आप और मैं बिल्कुल अग्री नहीं करते, और बस ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ, और रहेंगे आजकल। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वो ये हो गया है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप 100% मुझसे अग्री करें, अगर मैं आपकी दोस्त हूँ मैं 100% हर मामले में आपसे अग्री करूँ, और अगर ये नहीं होता तो मैं और आप बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि किताब पढ़ो, चाहे जिसने भी लिखी हो, जो भी कहा हो, पढ़ो उसको, और अगर आपको किताब ना पसंद हो तो आप किताब लिख दो उसके। आप अपना किताब का जवाब किताब होता है, किताब का जवाब ये कहना मुझे किताब नहीं पसंद नहीं होता, या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी नहीं होता। पढ़ो और फिर जवाब दो। बहुत अहम बात आपने की कि हरफ का जवाब हरफ के साथ है, आर्गूमेंट का जवाब आर्गूमेंट के साथ है, और हमें सीखना होगा कि एक दूसरे से हम एग्री टू डिसएग्री करते हुए कैसे एक दूसरे से सीख भी सकते हैं और कैसे एक दूसरे को डिफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश होगी कि आपको हम आगे भी ज़हमत देते रहें, आपका वक्त लेते रहें, वाइल नोइंग कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आपका वक्त ना सिर्फ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद हूँ कि आपने आज हमें वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। Thank you very much, viewers. Thank you for watching today's very special and exclusive chat with Dr. Aparna Pandey. आप इनकी किताब ज़रूर पढ़ें, मेकिंग इंडिया ग्रेट। बहुत ही बढ़िया किताब है। उससे कई जगहों पे शायद मैं भी हल्का हल्का डिसएग्री कर लूँ, लेकिन मैं कैसे हल्का हल्का डिसएग्री करूँगा अगर मैं उनकी किताब को नहीं पढ़ूँगा। मुझे उनकी किताब को पढ़ के ही मुझे उनके कंटेंट से, उनके विजन से, उनके पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बिला तकल्लुफ़ विद ताहिर गोरा टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.